हेलो एवरीवन, आज हम ईटी ट्यूब से रिलेटेड वो सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक नॉसेट एंड अदर्स में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ईटी ट्यूब इज पुट इनटू द। उससे पहले हम पढ़ेंगे ईटी ट्यूब के बारे में। सो ये हमारा ईटी ट्यूब है एज यू कैन सी। एंड ये जो है ये आउटर डायमीटर है, ठीक है, आउटर पोर्ट है जिस जो एम्बू बैग या फिर वेंटिलेटर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। और ये जो आउटर डायमीटर है ये फिक्स्ड होता है 14 टू 15 एमएम में होती है इसकी साइज, और इनर डायमीटर की भी साइज एमएम में होती है। तो ये 3.5 एमएम की साइज है। अगर आप 6 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, वट एवर यू ले लो, सारे की जो आउटर डायमीटर है वो फिक्स होती है, डेट इज 14 टू 15 एमएम। ठीक है। और ये जो हमारा है डेट इज इनर डायमीटर। ये इसकी जो लेंथ होती है, और लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में होती है। आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर एमएम में होती है, और लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में होती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी कुछ ब्लू कलर की। तो ये लाइन जो है ना, दैट इज लाइक रेडियो ओपिक लाइन होती है। यहाँ पे रेडियो ओपिक मार्किंग भी होती है ब्लैक ब्लैक कलर की। ठीक है। ताकि हम अगर ईटी ट्यूब अंदर डाल देते हैं तो जब हम एक्सरे करते हैं तो उसमें ये विजिबल होता है, पता चलता है कि ट्यूब कहाँ तक है, सही पोजीशन पे गई है कि नहीं गई है, इस मार्कर की वजह से। थर्ड ये जो है ना, ये डेट इज पायलट बलून। ये पायलट बलून होता है, ठीक है। यहाँ से हम एयर को फिल करते हैं, तो जो यहाँ पे कफ है ना वो इन्फ्लेट हो जाता है। यू कैन सी, यहाँ पे जब मैं एयर इन्फ्लेट करूंगी ना, तो यहाँ पे आपने देखा ये कफ जो है वो इन्फ्लेट हो गया। ठीक है। कफ का काम क्या है? क्या ये ट्यूब को फिक्स करता है? सो आंसर इज नो। ये कभी भी ये ट्यूब को फिक्स नहीं करता है। इट्स फंक्शन इज कि अगर मान लो कोई भी अगर गैस्ट्रिक कंटेंट इसोफेगस से अगर ट्रेकिया में आ गया तो वो नीचे नहीं जा पाएगा, नीचे लंग्स में नहीं जा पाएगा, तो एस्पिरेशन से प्रिवेंट करता है। प्लस क्या करता है कि ये मान लो हम यहाँ से वेंटिलेट गया, मतलब एयर अंदर गया, तो ये एक सील की तरह एक्ट करता है, सो दैट जो एयर है वो एयर वापस से लीकेज ना हो। तो एयर लीकेज से प्रिवेंट करता है, प्लस एस्पिरेशन से प्रिवेंट करता है, ये काम है। तो ये दो तरीके का ईटी ट्यूब होता है, एक होता है कफ्ड और एक होता है नॉन कफ्ड। सो कफ्ड में हमारे ये कफ प्रेजेंट है, ये पायलट बलून प्रेजेंट रहेगा। नॉन कफ्ड में ये कफ नहीं रहेगा, तो ये पायलट बलून भी नहीं रहेगा। और नॉन कफ जो मेनली पीडियाट्रिक्स में यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें एक लेटरल साइड पे, लेटरल वॉल पे, लेटरल ईटी ट्यूब के वॉल पे एक छोटा सा होल है, एज यू कैन सी, दिख रहा होगा आपको, जिसको बोलते हैं मर्फीज आई। ठीक है। मर्फीज आई का काम क्या हुआ कि लेट सपोज अगर मान लो ये ट्यूब ब्लॉक हो गया, यहाँ से जो ये होल है ये अगर ब्लॉक हो जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ लेट सपोज कुछ भी अगर म्यूकस प्लग हो गया या फिर कुछ भी क्लॉट्स है, यहाँ पे आके ब्लॉक कर देगा, तो लेटरल साइड से हमारा वेंटिलेशन हो सकता है। तो ये इसका काम है। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा ईटी ट्यूब के बारे में। सो द क्वेश्चन इज द ईटी ट्यूब इज पुट इनटू द इसोफेगस, स्टमक, ट्रेकिया, नेजल कैविटी। तो आंसर क्या होगा आप ही बताओ। इसको इसोफेगस में थोड़ा डालेंगे, और स्टमक में भी नहीं डालते, नेजल कैविटी में भी डालते, इसको हम डालते हैं ट्रेकिया में, है ना, एंड वेंटिलेटर से, या फिर हम एम्बोबैग से कनेक्ट करके पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं। ओके। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है दैट इज आइडेंटिफाई द प्रोसीजर शोन इन द इमेज। आप इमेज देख सकते हो, एज यू कैन सी इन द इमेज। तो इसमें पूछा है कि ये कौन सा प्रोसीजर है। इट इज द लाइक नॉट सेट फेवरेट क्वेश्चन, जहाँ पे इमेज बेस्ड पूछते हैं। तो आप देखो इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का ट्यूब है ना, कुछ इस तरीके का ट्यूब है, और लेरिंगोस्कोप से डाल के और इस ट्यूब को ओरली डाल रहे हैं, है ना, यही कर रहे हैं ना। तो ये क्या, ये कौन सा प्रोसीजर है? एंड्रोट्रेकियल इंट्यूबेशन है, ट्रेकियल इंट्यूबेशन है, ओरोफेरेंजियल इंट्यूबेशन है, या नेजोफ्रेंजियल इंट्यूबेशन है? सो दिस इज एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। ईटी ट्यूब ओरल के थ्रू ट्रेकिया में डाल रहे हैं, दैट इज एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। ट्रेकियल इंट्यूबेशन नहीं है, क्योंकि ट्रेकिया में क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेकिया में होल करके ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डालते हैं। सो दिस इज एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। ओके। सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर दिस कि हम एंडोट्रेकियल ट्यूब के टाइम कौन सा पोजीशन पेशेंट को देते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम में। सो द आंसर इज स्निफिंग, या फिर हम रोज पोजीशन देते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, मतलब थोड़ा सा क्या करते हैं, हेड को एलिवेट करते हैं ताकि जो हमारा ट्रैकिया है वो इजिली विजुअलाइज हो जाए, और फिर ट्यूब को डाल देते हैं। सो स्निफिंग या फिर रोज पोजीशन देते हैं। ठीक है। बट अगर पेशेंट ओबीज है, या फिर उसका जो नेक है वो शॉर्ट है, तो उसका जो एयरवे होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इन दैट केस हम रोज या फिर स्निफिंग पोजीशन नहीं देते, हम देते हैं रैम पोजीशन। यस, यू आर लिसनिंग करेक्ट, रैम पोजीशन। उसमें क्या करते हैं, बहुत सारा
टॉवल को फोल्ड करके हेड के नीचे रखते हैं और फिर इसको स्लाइटली एक्सटेंड करते हैं, तो जो हमारा एयरवे है वो इजिली विजुअलाइज हो जाता है। तो इन डिफिकल्ट एयरवे हम क्या करते हैं, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में हम रैम्प पोजीशन देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वुड क्रिकॉइड प्रेशर बी अप्लाइड ड्यूरिंग इंट्यूबेशन प्रोसीजर। तो पहले हम पढ़ते हैं कि क्रिकॉइड प्रेशर होता क्या है। तो देखो, क्रिकॉइड प्रेशर को हम सेलिक मैन्युवर भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि देखो, जब हम लेरिंगोस्कोप डालते हैं ना, तो यहाँ पे क्रिकॉइड के पास एक प्रेशर लगाते हैं। ये प्रेशर इसलिए लगाते हैं सो डेट जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट्स है वो ऊपर आके लाइक एस्पिरेशन ना हो जाए, मतलब एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम सेलिक मैन्युवर या फिर हम क्रिकॉइड प्रेशर करते हैं। तो पढ़ लेते हैं क्या बोला इन्होंने, टू हेल्प विजुअलाइज द एडिनॉइड्स। नहीं, एडिनॉइड्स को विजुअलाइज करने के लिए क्रिकॉइड प्रेशर का कोई रोल नहीं है। टू हेल्प ओपन द पेशेंट्स एयरवे, ये भी नहीं है, वो तो हम लेरिंगोस्कोप डाल के ओपन कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। थर्ड है टू हेल्प प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, यस दिस इज द राइट आंसर। फोर्थ क्या है, टू हेल्प प्रिवेंट मूविंग द पेशेंट, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर इज टू हेल्प प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स वी गिव क्रिकॉइड प्रेशर या फिर सेलिक मैन्युवर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट on ventilator with an ET tube in place. What assessment data indicate the tube has migrated too far down the trachea? उससे पहले हम पढ़ लेते हैं। देखो, जो हमारा ET ट्यूब है, इट शुड बी अबव द 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द कैरिना। देखो, कैरिना क्या है, जहाँ पे जो हमारा ट्रेकिया बाइफरकेट होता है उस लेवल को हम कैरिना बोलते हैं। तो जो हमारा ET ट्यूब है वो 1 से 2 सेंटीमीटर अबव होना चाहिए, या फिर जो हमारा वोकल कोर्स है उससे 2 से 2 to 2.5 सेंटीमीटर पिलो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो जो राइट ब्रोंकस है ना, जो हमारा राइट ब्रोंकस है वो थोड़ा शॉर्ट होता है और थोड़ा वर्टिकल होता है। तो लेट्स सपोज अगर हमने ट्यूब डाला तो वो शॉर्ट है, थोड़ा वर्टिकल है, तो हो सकता है कि वो हमारा राइट के साइड चला जाए और लेफ्ट साइड नहीं जाए। तो राइट साइड अगर चला जाएगा तो सोचो क्या होगा, राइट साइड चला गया तो हम वेंटिलेट करेंगे तो सारा जो एयर है वो राइट साइड जाएगा। ठीक है ना, लेफ्ट साइड कोई भी एयर नहीं जाएगा। तो जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमें ऑस्कल्टेशन नहीं हो पाएगा, हमें ब्रेथ साउंड सुनाई नहीं देगा, ओनली राइट साइड पे सुनाई देगा। ठीक है ना, सो देयर आर मोर चांसेस टू गो टू द ट्यूब इनटू राइट मेन स्ट्रीम ब्रोंकस। तो इसका क्वेश्चन क्या बोला है, डिक्रीज ब्रेथ साउंड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। देखो, इसने क्या बोला था कि ट्यूब है वो थोड़ा सा नीचे चला गया, फार डाउन द ट्रेकिया, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डिक्रीज ब्रेथ साउंड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट हो सकता है ना, क्योंकि मान लो हमने थोड़ा सा डाउन कर दिया ट्यूब, हमने करीना से 1 to 2 सेंटीमीटर अबव नहीं रखा, थोड़ा डाउन कर दिया, तो हो सकता है ये ट्यूब जो है राइट साइड में चली गई होगी, तो हमें लेफ्ट साइड में हमें ऑस्कल्टेशन नहीं होगा, ब्रेथ साउंड हमें कम सुनाई देगा। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हाई प्रेशर अलार्म साउंड। हाई प्रेशर से इससे कोई रिलेशन नहीं है, हाई प्रेशर अगर कोई भी रेजिस्टेंस होता है तब होता है। इंक्रीज्ड क्रैकल्स ऑस्कल्टेशन बायलेटरली, क्रैकल साउंड तो एबनॉर्मल हो गया, वो अलग हो गया। लो प्रेशर अलार्म साउंड वो भी जब लीकेज होता है तब होता है। तो इसका आंसर है डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, क्योंकि ये जो ट्यूब है वो राइट साइड चली गई होगी, राइट ब्रोंकस में चली गई होगी, तो जब हम लेफ्ट साइड ऑस्कल्टेट करेंगे तो वहां पे ब्रेथ साउंड कम सुनाई देगा। ठीक है, तो आंसर इज ए। उसके बाद हम ईटी ट्यूब साइज के बारे में पढ़ लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे पूछ लेते हैं कि 4 इयर्स का बेबी है उसमें कौन सा साइज यूज करेंगे। तो देखो, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बस याद करना है, सारे याद हो जाएंगे। तो अगर बेबी अगर मोर देन 2 इयर्स का है और ट्यूब अगर कफ्ड है तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए, दैट इज एज इन इयर्स अपॉन में 4 प्लस 3.5। याद हो गया, एज अपॉन में 4 प्लस 3.5। ठीक है, मान लो बेबी अगर 4 इयर्स का है तो 4/4 प्लस 3.5, मतलब कौन सा साइज यूज करेंगे, 4.5। आई बात समझ में, ये कर्व ट्यूब का मैंने बताया। तो अनकफ्ड, अगर ट्यूब अनकफ्ड बोला डॉक्टर ने कि अनकफ्ड यूज करना है, तो कौन सा ट्यूब यूज करेंगे, कौन सा साइज होना चाहिए, जो भी कर्व ट्यूब होगा ना उसमें हम 0.5 mm ऐड कर देंगे, दैट्स सिंपल। ठीक है, 4 mm हमारा कफ ट्यूब का साइज आया है, बट अनकफ्ड यूज करना है तो 4.5 हो जाएगा। ठीक है, याद हो गई। ठीक है, बट अगर मान लो जो बच्चा है उसका ओरल इंट्यूबेशन नहीं हो रहा है, नेजल इंट्यूबेशन हो रहा है, ओरल में कुछ प्रॉब्लम है, कोई सर्जरी वर्जरी हो रखी है, तो नेजली कर रहे हैं, नेजल इंट्यूबेशन कर रहे हैं, तो नेजल इंट्यूबेशन के टाइम जो भी ओरल इंट्यूबेशन का जो भी साइज लेंगे उसमें -1 कर देंगे। ठीक है, लेट्स सपोज अगर 4.5 mm का हम ईटी ट्यूब ले रहे थे, बट अगर नेजल इंट्यूबेशन हो रहा है तो हम 3.5 mm का साइज लेंगे, -1 करना है जस्ट। ठीक है, तो ये हमारा मोर देन 2 इयर्स बच्चे का ये साइज का फॉर्मूला है, 2 to 12 इयर्स के बच्चे का फॉर्मूला है। ठीक है, बट अगर बच्चा जो है छोटा है,
न्यू बॉर्न है तो उसमें सिंपल है 2.5 टू 4 mm साइज का ट्यूब हम यूज करते हैं अगर बच्चे का वेट 2 to 3 kg का है, ठीक है। एंड अप टू 1 ईयर अगर बच्चा है, इन्फेंट है, तो इन्फेंट में हम मोस्टली 3.5 टू 4.5 यूज करते हैं। एडल्ट का साइज थोड़ा ज्यादा होता है। अगर मेल एडल्ट की बात कर ले तो उसमें जो हम यूज करते हैं ट्यूब का साइज दैट इज 8 टू 9.5, सिंपल है, 8 टू 9.5 मेल में यूज करते हैं। एंड फॉर फीमेल हम -1 कर दो, दैट इज 7 टू 8.5 का ट्यूब का साइज यूज करते हैं। तो ईटी ट्यूब साइज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अदर क्वेश्चन हम करते हैं। फॉर ट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन इन अ न्यू बॉर्न फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब एंड लेरिंजोस्कोप ब्लेड। तो मतलब कौन सा ट्यूब यूज करेंगे एंड कौन सा लेरिंजोस्कोप ब्लेड यूज करेंगे इन न्यू बॉर्न ट्रेकियल इंट्यूबेशन। तो देखो, सबसे पहले बात मैंने आपको अपनी दूसरी वाली वीडियो में बता रखा था कि छोटे बच्चों में हम कौन सा लेरिंगोस्कोप ब्लेड यूज करते हैं, दैट इज स्ट्रेट होता है, दैट इज उसका नाम होता है मिलर। और बड़ों में हम कफ होता है, दैट इज मैकिंटोश। दो तरीके का हमारा लेरिंगोस्कोप होता है, मिलर होता है और मैकिंटोश होता है। मैकिंटोश सी वर्ड आ रहा है मतलब थोड़ा कर्व होगा, और मिलर मतलब आई मतलब स्ट्रेट होगा। तो मिलर हम बच्चों में यूज करते हैं, और बच्चों में मैंने भी बताया कि पीडियाट्रिक्स में हम अनकर्व ईटी ट्यूब यूज करते हैं, मोस्टली अनकर्व ईटी ट्यूब यूज करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। कफ ट्यूब विथ स्ट्रेट ब्लेड, देखो स्ट्रेट ब्लेड तो यूज करेंगे बट ट्यूब है वो अनकर्व होना चाहिए, तो ये आंसर गलत है। बी क्या है, अनकर्व ट्यूब विथ स्ट्रेट ब्लेड, तो आंसर ये सही है, बट सी पढ़ लेते हैं। कफ ट्यूब विथ कर्व ब्लेड बिल्कुल गलत है। डी क्या है, अनकर्व ट्यूब विथ कर्व ब्लेड, ये भी गलत है। तो आंसर इसका क्या है, बी, अनकर्व ट्यूब विथ स्ट्रेट ब्लेड। ये हम मेनली न्यू बॉर्न में पीडियाट्रिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। आई बस में इससे ना ऐसे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछते हैं, आपको ट्यूब दिखा देंगे, अनकर्व का पूछेंगे कि ये किस में यूज करते हैं, पीडियाट्रिक्स में यूज करते हैं, एडल्ट में यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अदर क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईटी ट्यूब इज, मतलब ईटी ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं तो उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिंक टिंज स्पुटम, नो, पिंक टिंज स्पुटम जो है वो ईटी ट्यूब का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो हमारा सक्शन करने का कॉम्प्लिकेशन। अगर हमने बहुत विग्रसली सक्शन किया तो हमारा जो मिकोजल है वो इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, तो पिंक टिंज स्पुटम हो सकता है। सेकंड क्या है, सोर थ्रोट, थ्रोट पेन, स्ट्राइडेड साउंड। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है ईटी ट्यूब का, बट इसमें से जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है दैट इज sore throat, means pharyngitis is the most common complication for this ET tube. Okay, next question करते हैं, that is why buzi used during intubation। उससे पहले हम बुजी देख लेते हैं। बुजी क्या होता है, बुजी एक सिंपल सा ट्यूब होता है, सिंपल सा स्ट्रेट ट्यूब होता है, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो, इसमें इमेज में दिखा रहे हैं ना कि लेरिंगोस्कोप डाला। जब हम लेरिंगोस्कोप डालते हैं तो अगर किसी का एयरवे बहुत डिफिकल्ट होता है तो उसमें हम डायरेक्ट ईटी ट्यूब नहीं डाल पाएंगे जस्ट लेरिंगोस्कोप के डालने के बाद, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट एयरवे होता है। उसमें हम क्या करते हैं, पहले लाइक समझते हैं कि हमारा बुजी है, बुजी डालते हैं। बुजी लाइक अ गाइड वायर, एक गाइड वायर की तरह होता है। जब डाल दिया उसको, फिर उसके अंदर हम ईटी ट्यूब से डाल देते हैं, फिर इसके अंदर से बुजी को निकाल देते हैं। मतलब कि ये मतलब एक लाइक अगर एयरवे डिफिकल्ट होता है ना तो उसको गाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्या था। वाई बुजी यूज ड्यूरिंग इंट्यूबेशन, ड्यूरिंग इंट्यूबेशन फिजिशियन अनएबल टू यूज लेरिंगोस्कोप, इसलिए यूज करते हैं, गलत। इफ फिजिशियन फाइंड्स डिफिकल्टी इन एडमिनिस्ट्रिंग एनेस्थीसिया ड्रग्स, गलत, ये भी नहीं है, एनेस्थीसिया ड्रग्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है। सी, इफ फिजिशियन फाइंड्स डिफिकल्टी इन विजुअलाइजिंग द पेशेंट्स वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग इंट्यूबेशन, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है, सी, इफ मीन्स इफ फिजिशियन फाइंड्स डिफिकल्टी इन विजुअलाइजिंग द वोकल कॉर्ड, तो हम गाइड वायर मीन्स की बुजी का यूज करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम कफ प्रेशर यूज टू इन्फ्लेट द बलून। देखो ये हमारा कफ है, तो इसका कितना प्रेशर होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, सो दैट पेशेंट को कोई इंजरी वगैरह ना हो, ये नॉर्मल हो। तो देखो हम इसको इन्फ्लेट करते हैं। आपने देखा 5 ml सिरिंज से हम एयर को इसमें डालते हैं और इसके थ्रू ये लाइक इन्फ्लेट करते हैं, तो ये हमारा जो कफ, ये बलून आपको दिख रहा होगा, ये इन्फ्लेट हो जाता है, कफ इन्फ्लेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बोला कितना मैक्सिमम प्रेशर होना चाहिए इस नॉर्मल, तो जिसका जो नॉर्मल प्रेशर है ना दैट इज 20 to 25 सेंटीमीटर ऑफ H2O, ये नॉर्मल प्रेशर है। अगर आप 25 से ज्यादा रखोगे तो क्या होगा, ये ट्रेक्टियम में जा रहा है ना, ट्रेक्यल की वॉल की इंजरी हो जाएगी, क्योंकि ये प्रेशर जो है वो ट्रेक्या होगा, ट्रेक्यल के वॉल पे ज्यादा प्रेशर लगेगा तो ट्रेक्यल वॉल डैमेज होने का चांसेस है, अगर हमें 25 सेंटीमीटर ऑफ H2O से ज्यादा प्रेशर करा।
ठीक है। सेकंड थिंग्स क्या है कि इसका जो प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, तो एक एनीरॉइड आप देख रहे हो ऐसा इमेज में है ना, एनीरॉइड बैरोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू यहाँ पे पायलट बलून में ऐसे लगाते हैं और इससे इसका कफ का प्रेशर मेजरमेंट हो जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि इस कफ का फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन एंड एयर लीकेज। सो दिस इज ऑल अबाउट ईटी ट्यूब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। एंड आपको अगर कोई डाउट है किसी टॉपिक में, यू कैन कमेंट मी, आई वुड लव टू टीच यू। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू एमसीक्यूज।